जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज है 19 जून 2024 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। और आप में से जो भी स्टूडेंट यूपी पीसीएस, यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी, एमपी पीएससी, गुजरात पीएससी, छत्तीसगढ़ पीएससी, किसी भी पीएससी की तैयारी कर रहे हो तो ये करंट अफेयर्स का लेक्चर आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस अगर आप प्रॉपर प्रिपरेशन जो है वो करना चाहते हो सिविल सर्विसेज की, तो ज्ञान सर के फाउंडेशन बैच को जो है वो जरूर ज्वाइन करो, जिसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की प्रॉपर प्रिपरेशन करवाई जाती है। प्लस हमारे पास ऑप्शनल कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके जो है वो आप जानकारी जो है वो ले सकते हो ज्ञान सर के कोर्सेज की। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए हम लोग जो है वो सेशन को स्टार्ट करेंगे। बट बिफोर दैट आप ये करंट अफेयर्स के हमारे टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और इंस्टाग्राम के पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। और एक और हमारा चैनल है टेलीग्राम का, जिसको आप ज्वाइन जो है वो कर सकते हैं। तो आज के ये सब टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग एक एक करके कवर अप करने वाले हैं। हालांकि काफी छोटे टॉपिक्स हैं बट काफी इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से आपको जो है वो सुनना है। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए हम लोग जो है वो सेशन को करेंगे स्टार्ट। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग को कुवैत का देखने को मिल रहा है। किसका देखने को मिल रहा है? कुवैत का। तो फटाक से वर्ल्ड मैप की तरफ जाओ। आपने दीवार में जो वर्ल्ड मैप लगा के रखा है, जो मैंने आपसे बोला था, जिन स्टूडेंट्स ने नहीं लगाया है, आपको अपने स्टडी रूम पर दीवार में एक बड़ा सा वर्ल्ड मैप और एक बड़ा सा इंडिया का मैप लगाना है। तो तुरंत पहुंचो वर्ल्ड मैप की तरफ। पहुंच गए? अब आपको इंडिया दिखाई दे रहा है। इंडिया से जो है वो छलांग मारो अरेबियन सी में, फिर अरेबियन सी के बाद जो है वो ओमान में उतरो। राइट, ओमान में उतरे आप। ओमान के बगल में जो है वो आप देखो, आपको जो है वो दिखाई दे रहा है सऊदी अरेबिया। यस, और सऊदी अरेबिया के ऊपर ही जो है वो आप देखोगे तो यहाँ पर पर्शियन गल्फ आपको जो है वो नजर आ रहा है। और यहीं पर ही हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है कि कुवैत नाम की एक कंट्री है। दिखाई दी आप सभी लोग को कुवैत नाम की कंट्री? यस, कम ऑन। तो ओमान, यूएई, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कुवैत, देखो यहीं पर ही हम लोग को जो है वो नजर आ रही है। पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान से होते हुए आप जाओ पर्शियन गल्फ में और कुवैत नाम की कंट्री जो है वो वहां पर आपको दिखाई देगी। तो अभी इस कंट्री के बारे में हम लोग क्यों डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि यहां पर लेबर जो है वो काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। कौन से लेबर्स? इंडियन लेबर्स, इंडियन वर्कर्स। इंडियन वर्कफोर्स जो है वो कुवैत की इकोनॉमी इंडियन वर्कफोर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा इंडियन वर्कफोर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। यस, और यहां पर एक घटना घटी थी, एक आग लग गई थी। बताया जा रहा है कि जहां पर इंडियन वर्कर्स रहते थे वहां पर एक आग लग गई, बहुत भीषण आग लगी थी, जिसकी फोटोज मैं आपको दिखाता हूं। देखो आप ये चीज जो है वो देख सकते हो कि कितनी बुरी तरह से आग लगी है। न्यूज में ये भी आ रहा है कि 40 इंडियन वर्कर्स जो है उनकी मौत भी हो गई इस फायर इंसिडेंट के दौरान। तो इसी को लेकर ये टॉपिक हाईलाइट हुआ है। बट आपको अंडरस्टैंडिंग जो है वो होनी चाहिए कुवैत के बारे में, कि कुवैत में जो है वो सबसे ज्यादा इंडियन वर्कफोर्स हमारी हमें देखने को मिलती है, जो काम करती है। और उसकी इकोनॉमी जो है, कुवैत की इकोनॉमी, कुवैत की अर्थव्यवस्था जो है वो पूरी की पूरी हमारी इंडियन वर्कफोर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। और हुआ ये पूरी कहानी ऐसी थी, एक बार और हुआ था 1990 और 1991 में, जिस समय गल्फ वॉर हुआ था। तो उस समय बहुत ज्यादा मात्रा में हमारी कम्युनिटी जो है, इंडियन कम्युनिटी, इंडियंस जो है वो वापस इंडिया लौट गए थे, क्योंकि वहां पर वॉर की स्थिति थी। फिर जब 91 में कुवैत जो है वो आजाद हुआ, तो उसके बाद हम लोग को जो है वो देखने को मिला कि इंडियन वर्कफोर्स वापस जो है वहां पर चले गए काम करने के लिए। और इसके अलावा आपको बताएं 2021 में लगभग 8.9 मिलियन इंडियंस गल्फ कंट्रीज में हम लोग को देखने को मिलते हैं। और गल्फ कंट्री जो है वो कंट्रीब्यूट करती है 28.6% टोटल फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंसेस का इंडिया के अंदर। कुल विदेशी आवक प्रेषण का 28.6% जो है उसका मतलब ये योगदान जो होता है वो खाड़ी देश की तरफ से हम लोग को भारत में देखने को मिलता है। मतलब सिंपल शब्दों में और आपको समझाऊं तो हमारी कंट्री में फॉरेन कंट्रीज है, यानी कि अलग अलग इंडियंस फॉरेन कंट्रीज में, जैसे मेरा छोटा भाई लंदन में, तो वहां से जो यहाँ पर पैसा भेजता है उसको रेमिटेंस बोलता है। यस, तो ऐसे बहुत सारे इंडियंस हम लोग को देखने को मिल रहा है अलग अलग कंट्रीज में। उसमें से कुवैत में जो इंडियंस रहते हैं, तो जितने भी इंडियंस अलग अलग कंट्री से पैसा भेजते हैं उसका 28.6% पैसा जो है वो आता है कुवैत से। राइट, तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और फाइनेंशियल ईयर कुवैत नहीं, मतलब ओवरऑल गल्फ कंट्रीज है। राइट, और फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 में इंडिया का ट्रेड जो है गल्फ कॉपरेशन काउंसिल कंट्री के साथ, यानी कि जीसीसी कंट्रीज के साथ जो है वो 184 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो रहा है, जो कि काफी ज्यादा है। बट आज की डेट में काफी सारी प्रॉब्लम जो है वो इंडियन कम्युनिटीज वहां पर जो है वो फेस कर रही हैं, जैसे फोर्स लेबर की प्रॉब्लम, कफाला सिस्टम, कई बार उनके पासपोर्ट वगैरह को जब्त कर लिया जाता है। राइट, और कई बार जो है वो आईएसआईएस के द्वारा जो है वो इंडियन वर्कर्स को मार दिया जाता है या अगवा कर लिया जाता है। राइट, कई बार हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि माइग्रेंट वर्कर्स, जो वर्कर्स काम करने के लिए गए हैं, तो उनको एक प्रॉपर अच्छी कंडीशंस जो है वो नहीं मिलती काम करने के लिए। मुझे भारत करके एक पिक्चर थी, आपने शायद देखी हो, सलमान खान की। तो उस मूवी में जो है वो दिखाया हुआ था कि व्हाइट्स के लिए अलग किचन था या अलग
मैस था, मैस मतलब खाने की व्यवस्था, और ब्लैक लोगों के लिए यानी कि इंडियंस और दूसरे मतलब लोगों के लिए जो था वो ये था, बेकार कंडीशन वाला खाना था, राइट, और बेकार लिविंग कंडीशन थी। तो ऐसी चीजें अक्सर जो है वो वर्कर्स फेस करते हैं फॉरेन कंट्रीज के अंदर, राइट। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या कदम जो है वो उठाए फॉरेन वर्कर्स जो होते हैं यानी कि हमारे इंडियन वर्कर्स जो दूसरी कंट्रीज में काम कर रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो है बायलैटरल लेबर एग्रीमेंट, जिसके थ्रू इंडियन वर्कर्स जो हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है और उनके वेलफेयर पर, उनके देखभाल पर जो है वो काम किया जा रहा है। फिर प्रवासी भारतीय बीमा योजना भी एक हम लोग को देखने को मिलती है, जिसमें इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स जो हमें हमें देखने को मिलते हैं, भारतीय प्रवासी श्रमिक जो हमें देखने को मिलते हैं, तो उनका इंश्योरेंस जो है वो यहाँ पर होता है। फिर एक मिनिमम रेफरल वेजेस, मतलब ये बिल्कुल वैसा ही है कि भाई इतना कम से कम पैसा तो वर्कर्स को जो है वो मिलना चाहिए, तो ये भी वर्कर्स को एक्सप्लॉइटेशन ना हो उसके लिए जो है वो ये पॉलिसी जो है वो सरकार लेकर आई। फिर ई माइग्रेट सिस्टम, इसके थ्रू जैसे कि जो भी लोग जो है वो बाहर जाते हैं तो उनका एमिग्रेशन जो है वो आसानी से हो जाए, राइट, तो वो प्रोसेस जो है उसको आसान करने के लिए ये ई माइग्रेट सिस्टम जो है वो शुरू किया इंडियन गवर्नमेंट ने। इसके अलावा आपको बता दें गल्फ रीजन की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, एक तो ये दुनिया में सबसे ज्यादा तेल यहीं पर ही गल्फ रीजन में हम लोग को, खाड़ी देशों में हम लोग को देखने को मिलता है, यस। और यहाँ पर देखो ट्रेड भी, मतलब ये वाला क्षेत्र जो है वो ट्रेड के लिए भी, व्यापार के लिए भी जाना जाता है, राइट। तो यहीं पर ही हम लोग को रेड सी वाला रूट जो है वो देखने को मिलता है, यस। तो आपको पता होगा इसके बारे में, तो ये इंपॉर्टेंस यहाँ पर हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसकी एक अच्छी खासी जानकारी आपको होनी चाहिए, यस। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो यहां पर बात हो रही है इंडिया के पावर सेक्टर की। तो इंडिया का पावर मार्केट में डिमांड सप्लाई का इशू चल रहा है। देखो यार, गर्मियां बहुत तेज बढ़ गई हैं, राइट, और टेम्परेचर लेवल इंक्रीज होने के कारण हर घर में कूलर, हर घर में पंखे, हर घर में एसी चल रहा है। आजकल तो कूलर फेल हो चुके हैं, आप लोग भी जानते हैं बहुत अच्छे से, राइट, इतनी हालत खराब है, राइट। तो और आप जानते हैं कि हमारे घर पर जो बिजली आ रही है वो कोयले को जलाकर जो है वो लाई जा रही है, यस। बिजली बन जो रही है वो कोयले को जलाकर बन रही है मैक्सिमम बिजली। ऐसा नहीं कि रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर हमारे यहाँ पर बिजली आ रही है, नहीं, कोयले को जलाकर जो है वो बिजली घर पर जो है वो सप्लाई की जा रही है, यस। 70% जो है वो कहा जाता है कि 70% हमारी कंट्री के अंदर जो बिजली का उत्पादन हो रहा है वो कोयले के सोर्सेस के थ्रू जो है वो हो रहा है, थर्मल कोल पावर प्लांट जिसको हम लोग बोलते हैं उसके थ्रू हो रहा है। तो अब क्या है, डिमांड बहुत ज्यादा है पावर की, बिजली की, बट सप्लाई नहीं हो पा रहा, जनरेशन नहीं हो पा रहा, बिजली बन नहीं पा रही, उत्पादन उतना नहीं हो पा रहा, प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा। तो ये एक बड़ा इशू आज की डेट में जो है वो चल रहा है। और रिन्यूएबल एनर्जी की अगर हम बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसके स्टोरेज की। क्या? उसके स्टोरेज की। एग्जाम्पल के तौर पर आपने सोलर एनर्जी जनरेट तो कर ली, बट उसको बैटरी के फॉर्म में कहां पर स्टोर करोगे? उतनी बड़ी कैपेसिटी स्टोरेज की है ही नहीं, यस। तो ये भी एक सबसे बड़ा इशू हमें देखने को मिल रहा है, इसलिए ग्रिड मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा प्रेशर हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। तो एक तरफ डिमांड सप्लाई का पावर का इशू, और वो भी किसका? कोल बेस्ड पावर में डिमांड सप्लाई का इशू। दूसरा इशू रिन्यूएबल एनर्जी, तो ठीक है हमारे पास पोटेंशियल बहुत ज्यादा है सोलर एनर्जी का, विंड एनर्जी का, बट स्टोरेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई हमारे पास स्टोरेज की प्रॉब्लम है। तीसरा मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर लेवल राइज हो रहा है जलवायु परिवर्तन के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण, जिसके चलते पावर की डिमांड जो है वो बढ़ गई है, बेस लोड कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो गई है, यस। अब कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा जिसको आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। देखो, शेयर कितना है कोल फायर्ड पावर जनरेशन का, तो वो आज की रेट में 75% हो गया है 2024 में, जो 71% था 2020 में, यानी कि बढ़ गया है, बल्कि उल्टा घटना चाहिए। बोलो हाँ या ना? भाई आज की रेट में हमें ट्रांजिशन करना है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, राइट। बट हम क्या कर रहे हैं, हम आज की रेट में भी कोल पावर्ड सोर्सेस के जनरेशन को, प्रोडक्शन को जो है वो बढ़ा रहे हैं, उसके शेयर को बढ़ा रहे हैं, जो कि हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट से जस्ट विपरीत है। बट ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी वाला जो सेगमेंट है वो डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहा, ये सबसे बड़ी वजह है, यस। नेक्स्ट हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है कि जनरेशन जो है, यानी कि कोल फायर्ड पावर प्लांट का जनरेशन 34% बढ़ गया, यानी कि प्रोडक्शन 34% बढ़ गया है। गवर्नमेंट का टारगेट हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, उसके बावजूद भी शॉर्टफॉल हम लोग को 54% का देखने को मिल रहा है पिछले 5 सालों में। कमी अभी भी है क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है। अब रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, हालांकि हमारी सोलर कैपेसिटी डबल हो गई है, 81 गीगावाट के आसपास हो चुकी है, और एवरेज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो घट गई है, क्योंकि लोग यूटिलाइज जो है वो नहीं कर पा रहे उस चीज का, क्योंकि स्टोरेज का भी इशू है, और दूसरी बात कहीं ना कहीं थोड़ा सा महंगा है। हालांकि हालांकि अगर मास लेवल पर देखा जाए तो एक थर्मल पावर प्लांट को क्रिएट करना और एक सोलार या विंड पावर प्लांट को क्रिएट करना,
तो रिन्यूएबल एनर्जी वाले पावर प्लांट जब बनते हैं तो वो सस्ते पड़ते हैं एज कंपेयर टू थर्मल पावर प्लांट या कोल बेस्ड पावर प्लांट। ये बात समझना आप, कॉस्ट जो होती है ना इसकी, ये थर्मल वाले की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू रिन्यूएबल एनर्जी वाले की। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। विंड कैपेसिटी भी हमारी बढ़ गई है 22% से 46 गीगावाट के आसपास हम लोग को देखने को मिल रही है। कॉस्ट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, कॉस्ट जो है एक नए कोल फायर्ड थर्मल कैपेसिटी की वो बढ़ गई है। आज की रेट में 8.34 करोड़ पर मेगावाट के हिसाब से जो है ये जनरेशन जो है वो इसका हो पाता है। यानी कि प्लांट अगर आप क्रिएट करोगे तो 1 मेगावाट को जनरेट करने के लिए लगभग 8.5 करोड़ के आसपास पैसा जो है वो खर्च करना पड़ता है, यानी कि इतना महंगा ही है। बट हम बात करें एक सोलार पावर कैपेसिटी वाले प्लांट को स्टैब्लिश करने की, तो उसकी कॉस्ट जो है वो इसके कंपैरिजन में काफी कम आती है। अब कोल की क्वालिटी, भाई देखो हमारे इंडिया के अंदर कोल तो अच्छी खासी मात्रा है, बट हमारे इंडिया के अंदर जब कोयले को जलाया जाता है, हमारे इंडिया से निकलने वाले कोयले को जब जलाते हैं हम, तो उसमें ऐश यानी कि राख जो हम लोग को देखने को मिलता है वो बहुत ज्यादा होता है। और आपको ऑलरेडी पता होगा कि ऐश पॉल्यूशन भी जो है वो बहुत बुरा होता है। और ये पता है आपको, ये जो राख होती है ना ऐश, इसमें बहुत ज्यादा रेडिएशन होता है, बहुत ज्यादा। मतलब ये मान के चलो कि न्यूक्लियर पावर का जो रेडिएशन होता है ना, उस टाइप का रेडिएशन इसके अंदर होता है, जो कि बहुत ही घातक, बहुत ही हार्मफुल होता है। प्लस कहीं पर राख होती है तो वो 100 किलोमीटर के रेडियस में जो है फैलने की क्षमता रखती है, 100 किलोमीटर के रेडियस में, मतलब सोचिए आप। और ये एक प्रकार का पार्टिकुलेट मैटर है। ये इंसान की बॉडी के अंदर जब चला जाएगा ना, तो इंसान को वेरियस प्रॉब्लम जो है वो, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो है वो होंगी, फेफड़े से संबंधित परेशानियां जो है वो होंगी। नेक्स्ट, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने रिकमेंड किया है कि हम हमारी कंट्री के अंदर जो कोयले को इंपोर्ट कराते हैं, और हमारी कंट्री का जो कोयला है, तो हमारी कंट्री के 15% कोयले को जो है वो इंपोर्टेड कोल से जो है वो ब्लेंड कर दो, जिससे कि भाई थोड़ी कॉस्ट कटिंग जो है वो हो सके। नेक्स्ट, अब देखो ये कुछ चीजें हम लोग को देखने को मिलती है जो थर्मल पावर प्लांट्स में जो है वो लगाई जाती हैं। और ये सब वैसे आपको इतना डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं, बट फिर भी पता हो तो नॉलेज के लिए अच्छी बात है। जैसे फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, इसका मतलब ही साफ है कि सल्फर जो होता है, जो काफी डेंजरस होता है एनवायरमेंट के लिए, तो उसको जो है वो रोकता ही है। नेक्स्ट हम लोग को देखने को मिलता है सेलेक्टिव कैटेलिटिक रिडक्शन, जो जो यही सब चीजें सल्फर और ये सल्फर को रोकने के लिए फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, और नाइट्रस ऑक्साइड को रोकने के लिए ये हम लोग को SCR देखने को मिलता है। यानी कि ये टेक्नोलॉजी थर्मल पावर प्लांट में जो है वो लगाई जाती है। इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, ESPs और फैब्रिक फिल्टर्स, जिसको बैग हाउस हम लोग बोलते हैं, ये पार्टिकुलेट मैटर जो है वो कैप्चर करता है फ्लू गैस से। पार्टिकुलेट मैटर मतलब कि आपने सुना होगा पार्टिकुलेट मैटर 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 10। तो ये बेसिकली छोटे बहुत माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं जो आपको दिखाई नहीं देंगे, बट हम जब इनहेल करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो जा सकते हैं और डैमेज कर सकते हैं हमारी बॉडी के वेरियस ऑर्गन्स को। यस। और चैलेंज आज की डेट में सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट में डिमांड सप्लाई का है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बहुत ज्यादा है। हम कोयले के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है, हमारे पास टेक्नोलॉजी की काफी ज्यादा कमी है। यस। और सरकार ने इन सब चीजों को कवर अप करने के लिए जो है वो कुछ स्कीम्स लेकर आई हैं। अब आपका एक टास्क है जो मैं आज आपको दे रहा हूं, जिसको आपको आज के आज पढ़ना है। लिख लो, आपको उदय स्कीम और PM कुसुम स्कीम के बारे में पढ़ना है आज के आज। ये दो स्कीम आप पढ़कर फिनिश करेंगे। नेक्स्ट, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर सरकार ने बनवाया। नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन पर सरकार जो है वो फोकस कर रही है, राइट, कि ज्यादा से ज्यादा ग्रिड जो है वो हम तैयार करें। और आगे चलकर हम लोग को फोकस सबसे ज्यादा करना है सोलार और विंड पावर के ऊपर, क्योंकि आपको पता है कि कोयले से बनने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एनवायरमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। क्योंकि कोयला जब जलता है तो एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का और वेरियस हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस का जो है वो एमिशन होता है, जिसके कारण से ये जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो आई थिंक आप सभी को पता ही वाली बातें। यस। फिर हम लोग को जो है वो इस टेक्नोलॉजीज पर फोकस करना है जिससे कि कम से कम जो है वो पोल्यूशन हो। नेक्स्ट, प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को हम लोग को अट्रैक्ट करना है, स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में, एरियाज में। तो इन सब चीजों पर आने वाले समय में हम लोग को काम करने की सख्त आवश्यकता है। नेक्स्ट, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में गाइस आप सभी लोग जो है वो जानते होंगे। आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो तैयार करती है। मॉनेटरी पॉलिसी को लाने का मेन दो ऑब्जेक्टिव होता है आरबीआई का। एक तो मुद्रा फीसदी यानी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, यानी कि महंगाई को, और सिंपल शब्द में बताऊं तो, और दूसरा हमारी कंट्री के अंदर डेवलपमेंट करना। यस। तो लगातार 8वीं बार ये हमें देखने को मिल रहा है कि आरबीआई ने अपने रेपो रेट को चेंज नहीं किया है। तो गाइस बैंकिंग टर्म्स होते ही हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR, राइट। तो ये सब टर्म्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं जो आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, और ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं, राइट, 7 से 8 टर्म्स हैं
जिससे रिलेटेड एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो वनडे एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट पीएससी हो, चाहे वो यूपीएससी हो। और ये जनरल स्टडीज के टॉपिक्स हैं। अब इन टॉपिक्स पर अगर आपको बहुत अच्छी कमांड चाहिए तो तुरंत हमारे पेड कोर्स को जो है वो ज्वाइन करें, क्योंकि प्रॉपर तरीके से हर एक सब्जेक्ट की यहाँ पर तैयारी करवाई जाती है और एक अच्छी नॉलेज जो है वो आपको मिलती है। तो आते हैं वापस अब हम लोग अपने ये टॉपिक पर। तो आपने देखा कि लगातार 8वीं बार हो रहा है कि रेपो रेट जो है वो बिल्कुल भी आरबीआई ने चेंज नहीं किया। क्यों चेंज नहीं किया? क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, मुद्रा फीसदी यानी कि महंगाई को कंट्रोल करना है और हमारी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो लेकर आनी है। अब मेरा आपसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप रेपो रेट क्या होता है उसकी डेफिनेशन नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं, और रिवर्स रेपो रेट की, क्योंकि देखो अक्सर कंफ्यूजन लोगों को रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में होता है, इसलिए मैंने दोनों पूछ लिया। एक होता है बैंक रेट भी, चलो तीनों की बताओ, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट। इन तीन की आप डेफिनेशन नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएंगे। अब मैं आपको बताता हूं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का गोल क्या है। देखो गोल में आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि हमारा इन्फ्लेशन आज की रेट का, करंट जो सरकार ने डिसाइड किया है कि मुद्रा फीसदी रेट हमारा कितना होना चाहिए। अब मैं सरकार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आरबीआई इस मॉनेटरी पॉलिसी मतलब मॉनेटरी जो ये कमिटी हम लोग को देखने को मिलती है, राइट, जो मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो बनाती है, तो उसमें गवर्नमेंट के भी सदस्य होते हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के भी सदस्य होते हैं। अब सुनो, इन्होंने टारगेट रखा है इन्फ्लेशन का, मुद्रा फीसदी का 4 ± 2%। तो ये हमारा आज की डेट का टारगेट है कि इन्फ्लेशन मुद्रा फीसदी जो है वो मतलब 2 से नीचे नहीं होनी चाहिए और 6 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, इसलिए बोलते हैं 4 ± 2%। ये फैक्ट ध्यान में रखना है, यहां पर सिर्फ 4 लिखा हुआ है, बट 4 ± 2 आपको ध्यान में रखना है, ये हमारा टारगेट है आज की डेट का। नेक्स्ट हम लोग को देखो, एक तो मुद्रा फीसदी पर कंट्रोल करना है, प्राइस स्टेबिलिटी पर कंट्रोल करना है, राइट, मूल्य स्थिरता पर। दूसरा हम लोग को इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि आर्थिक विकास पर फोकस करना है। बस यही दो गोल हम लोग को जो है वो मेन देखने को मिलते हैं आरबीआई के। अब आज की डेट में आरबीआई ने क्यों अपने इंटरेस्ट रेट को यानी कि रेपो रेट को चेंज नहीं किया? क्योंकि आरबीआई चाहती है भाई इन्फ्लेशन जो है वो, महंगाई जो है वो कंट्रोल में आए। दूसरा इकोनॉमिक ग्रोथ हो, बस सिंपल सी चीज। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ जो है वो 7% से ज्यादा हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है लगातार 4 सालों में, तो वो कंटिन्यू बनी रहे, तो इस पर इसलिए ये अनचेंज जो है वो किया जा रहा है। अब इतने समय से 8वीं बार हमें लगातार देखने को मिल रहा है कि आरबीआई ने रेपो रेट को छुआ नहीं है, छेड़ा नहीं है, राइट। और देखो मैंने 4 ± 2 इन्फ्लेशन टारगेट है, तो ये बस आपको जो है वो ध्यान में रखना है, दैट्स इट। बाकी और कुछ नहीं है इसमें। इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर स्टिकी इन्फ्लेशन की डेफिनेशन जो है वो लिखी हुई है, बट इन्फ्लेशन मुद्रा फीसदी जो होते हैं ना वो करीब 10 से 15 प्रकार होते हैं इन्फ्लेशन के, मुद्रा फीसदी के। तो जब आप जीएस की क्लास पढ़ोगे तब मैं आपको उसमें मतलब डिटेल में यानी कि हमारी टीम जो है वो मिलकर आपको जो है वो एक्सप्लेन करेगी, समझाएगी, क्योंकि पूरी टीम प्रॉपर नोट्स जो है वो रेडी करती है, हर एक कंटेंट जो है वो आपको अवेलेबल करवाया जाता है। तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके ज्ञान सर के पेड कोर्स को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। आगे की जो है वो चर्चा करें तो आगे इसमें और कुछ खास जो है वो है नहीं जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। बस जो मैंने आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा उसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। और देखिए प्रीलिम्स में एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, और पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, तो वर्ल्ड बैंक आपको ध्यान में रखना है। और इस रिपोर्ट के अंदर हम लोग को पता लगेगा कि भाई मतलब पूरे दुनिया भर में इकोनॉमी का क्या स्टेटस चल रहा है, अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया भर की ग्रो कर रही है नहीं कर रही, इसका हमें आइडिया लगेगा। और इंडिया की भी मतलब ग्रोथ के बारे में इस रिपोर्ट के अंदर हाईलाइट किया है, तो हर एक चीज को हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो पहली बार ये हुआ है पिछले 3 सालों में, यानी कि पोस्ट कोविड के बाद पहली बार ये हुआ है कि पूरे दुनिया भर में स्टेबलाइजेशन नजर आ रहा है। मतलब स्टेबल है पूरे दुनिया भर की इकोनॉमी, बट पूरी तरह से नहीं, बट फिर भी हाँ कंपैरेटिवली स्टेबल है। ये बताया गया है कि हमें देखने को मिल रहा है कि पूरे दुनिया भर की जीडीपी में ग्रोथ आएगा। बताया जा रहा है कि 2024-25 में 2.6% का और 2.7% का आने वाले समय में हम लोग को देखने को मिल सकता है। इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन जो है एवरेज 3.5% की यानी कि मुद्रा फीसदी की संभावनाएं औसत तौर पर 3.5% की बताई जा रही है। फिर साउथ एशियन रीजन में डिक्लाइन हुआ है, यानी कि साउथ एशिया में स्लो डाउन हम लोग को देखने को मिला है। 6.6% था 2023 में, 2024 में 6.2% की बात जो है वो की जा रही है। तो ये फैक्ट जो है वो आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। आगे की चर्चा करें तो स्लो डाउन के बावजूद इंडिया के अंदर ग्रोथ जो है वो बताई जा रही है, राइट। और साउथ एशिया में इंडिया जो है वो ग्रो कर रही है, ये जो है वो कहा गया है। और इंडिया की अगर हम बात करें तो एस्टिमेशन ये है कि 2024 फाइनेंशियल ईयर में इंडिया की ग्रोथ 8.2% की होगी। और उसकी सबसे बड़ी वजह हमारी पॉलिसी है, जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रही है, इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन देने की पॉलिसी, जैसे कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस पर हमने फोकस किया है। यस, तो ये सब फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। मेक इन इंडिया स्कीम, यस। और सर्विस सेक्टर पर हमने जो है वो टारगेट किया है, जैसे हम हमेशा करते आ रहे हैं। फिर फिस्कल हेल्थ की बात करें तो फिस्कल डेफिसिट भी कम होगा। फिस्कल डेफिसिट जो है वो क्या होता है? राजकोषीय घाटा, जिसको हम लोग जो है वो कहते हैं।
मतलब जिसमें सरकार जो है वो रेवेन्यू से ज्यादा खर्च करती है, तो अब सरकार थोड़ा सा अपने रेवेन्यू को जो है वो मेंटेन करेगी, यानी कि इनकम को मेंटेन करेगी अपने टैक्सेस के थ्रू, राइट। आगे की जो है वो चर्चा करें तो हम लोग को ट्रेड बैलेंस भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, मतलब कि ट्रेड में भी जैसे हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट जो है वो कम कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग को ट्रेड डेफिसिट जो है वो कम होता हुआ नजर आएगा, राइट। मतलब कंपैरेटिवली जितना हमारा इंपोर्ट हो रहा था उसके कंपैरिजन में एक्सपोर्ट भी हम ज्यादा कर रहे हैं, वो भी अगेन सरकार की एक अच्छी पॉलिसी है एक्सपोर्ट को लेकर। तो ये चीजें हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, बट आज की डेट में भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं पूरे दुनिया भर में, जैसे कि आर्म कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा हम लोग को देखने को मिल रहा है, चाहे वो रशिया यूक्रेन की बात जो है वो कर लो, या मिडिल ईस्ट वाले एरियाज पर टेररिज्म की जो है वो आप बात कर लो, यस। फिर ट्रेड बैरियर्स काफी सारे होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि यूएसए और ईरान के बीच में हमें देखने को मिला, रशिया के ऊपर जो है वो काफी सारे सैंक्शन जो है वो लगाए गए, तो इसके कारण भी सप्लाई चेन जो है वो डैमेज होता है, प्रोडक्ट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं आ पाते हैं। फिर कई बार इंटरेस्ट रेट जो है वो हाई हो जाता है, और आज अभी कुछ समय पहले हमने एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था जिसमें ये चर्चा करी थी कि चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो आईएमएफ हो, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो ये लोग जो है वो आज की डेट में कंट्रीज को जो है वो ग्रांट्स ऑफर नहीं कर रहे हैं, एड ऑफर नहीं कर रहे हैं, यानी कि हेल्प ऑफर नहीं कर रहे हैं, ये उनको इंटरेस्ट पर जो है वो पैसा जो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं, यस, तो वी नो अबाउट इट। फिर इसके अलावा हम लोग जो है वो आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक और ये भी है कि डेट बर्डन, सभी कंट्रीज के ऊपर कर्जा जो है वो काफी ज्यादा हम लोग को देखने को मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट जो है वो काफी कम हम लोग को जो है वो नजर आ रहा है कार्बन एरियाज में, लो कार्बन एरियाज में, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी के एरियाज में, तो उस पर जो है वो फोकस करना है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कमिटमेंट्स को अगर अचीव करना है तो। फिर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने की सबसे ज्यादा हमें आवश्यकता है, यस। तो ये सब टॉपिक्स हैं जो आपको थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ भाई, कि इस प्रकार से पूरे दुनिया भर की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था जो है वो चल रही है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ये भी अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें हम लोग एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए और स्पेशली जो एक्सपोर्टर्स होते हैं उनको बेनिफिट करने के लिए हम एक नई मैकेनिज्म लेकर आए, एक नया टूल लेकर आए आप कह सकते हो, और इसको इंट्रोड्यूस किया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के द्वारा, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के द्वारा एक रिफॉर्म यानी कि सुधार जो है वो लाया गया है। हम एक मैकेनिज्म जो है वो लेकर आए हैं जिसका नाम है ड्यूटी ड्रॉबैक डिसबर्सल मैकेनिज्म। क्या? शुल्क वापसी तंत्र एक हम जो है वो लेकर आए हैं, एक मैकेनिज्म है शुल्क वापसी। अब देखो ड्यूटी ड्रॉबैक होता क्या, पहले ये समझ लो आप, तो तब जाकर आगे की चीज आपको समझ में आएगी। तो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन ये कहती है कि जो कस्टम एक्ट 1962 का हम लोग को नजर आता है, इसके सेक्शन 75 के तहत ड्यूटी ड्रॉबैक की बात की गई है। इसमें रिबेट्स प्रोवाइड किया जाता है, रिबेट्स मतलब रिफंड, राइट, पैसा जो है वापस जो है वो दिया जाता है कस्टम ड्यूटी का, जो कस्टम ड्यूटी जो है वो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर लगाई जाती है और जिसका उपयोग हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए करेंगे और उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेंगे। बात समझना, हमने कोई रॉ मटेरियल मंगाया, ठीक है, इंपोर्ट करवाया दूसरी कंट्री से, तो अब जो भी प्रोडक्ट आता है उस पर कस्टम ड्यूटीज देनी पड़ती है, यस। बट अगर जो एक्सपोर्टर है उसने वो प्रोडक्ट मंगवाया, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करवाई फैक्ट्री के साथ जो है या इंडस्ट्रीज के साथ जो है वो कोलैबोरेट करके, और उस प्रोडक्ट को उसने वापस क्या किया, एक्सपोर्ट करवा दिया, तो ऐसे जो प्रोडक्ट्स होंगे उस पर जो इंपोर्टेड कस्टम ड्यूटी लगी है प्रोडक्ट पर, तो वो वापस हो जाएगी, रिबेट हो जाएगी एक्सपोर्टर्स के लिए। इससे एक्सपोर्टर्स मोटिवेटेड रहेंगे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने के लिए, मतलब कि वो जो भी इंपोर्ट करवा रहे हैं रॉ मटेरियल को, और उस रॉ मटेरियल का, उस कच्चे माल का इस्तेमाल जो है वो मैन्युफैक्चरिंग उसकी की जाएगी और उसका फिनिश प्रोडक्ट बनाया जाएगा और फिर उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो ऐसे जो प्रोडक्ट्स होंगे उस पर इंपोर्ट कस्टम ड्यूटीज जो होंगी वो वापस कर दी जाएगी एक्सपोर्टर को, और ये वापस की जाएगी किस मैकेनिज्म के थ्रू, ये इसी मैकेनिज्म के थ्रू जिसको बोल रहे हैं हम लोग ड्यूटी ड्रॉबैक डिसबर्सल मैकेनिज्म। इसमें ट्रेड बहुत ज्यादा बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ेगा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, क्योंकि ये पूरी चीज ऑनलाइन होने वाली है, ऑटोमेटिक सिस्टम के थ्रू होने वाली है। इसमें ट्रेडर्स को बाहर बार बार ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, बार बार पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं है, और आसानी से उसके अकाउंट, डायरेक्ट बैंक अकाउंट में जो है वो रिबेट आ जाएगा, यानी कि रिफंड आ जाएगा इंपोर्ट ड्यूटी का। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्बर्सल जो है वो शुरू किया है, इंट्रोड्यूस जो है वो किया कि इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन ट्रांसफर जो है वो कर दिया जाएगा डायरेक्ट बैंक अकाउंट में, और ये पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू जो है वो किया जाएगा, और 5 जून 2024 से ये लागू हो गया है। नए सिस्टम के बेनिफिट यही होंगे कि टाइम बहुत कम जो है वो लगेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, जल्दी से जल्दी बिजनेस होंगे, और ट्रांसपेरेंट होगी पूरी की पूरी प्रोसीजर। ठीक है, तो बस ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, बहुत सिंपल सा, बहुत इजी सा ये टॉपिक। और ये पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली। तो ये बेसिकली एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एक प्रकार से आप कह सकते हो, या वेब बेस्ड एप्लीकेशन आप कह सकते हो, जिसको डेवलप किया है ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के द्वारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। और इनिशियली इसको 2009 में लॉन्च किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव यह था कि पेमेंट जो है वो इजी जो है वो किया जा सके, राइट, पेमेंट सेटलमेंट प्रोसेस। तो इसमें हमें देखने को मिलेगा कि प्रॉपर प्रोसीजर जो है वो व्यवस्थित होगा,
पेपर वर्क बहुत कम से कम लगेगा, ट्रांसपेरेंसी जो है वो इसके अंदर बरकरार रहेगी, ट्रेड जो है वो तेज होगा, राइट। तो ये सब चीजें, इसके फायदे हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहे हैं। एल्गी, जिसको शैवाल के नाम से आप जानते हो, या काई जिसको सिंपल शब्दों में हम लोग कहते हैं कई बार, तो पता है आपको इसके अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन होता है, इसको एक सुपर फूड के तौर पर भी लिया जाता है। और अभी CSIR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, इन्होंने बताया कि माइक्रो एल्गी जो है, और इसका इस्तेमाल जब खाने में होता है या इसको ऐड किया जाता है खाने में, तो ये खाने को न्यूट्रिशियस बना देती है, पोषित बना देती है। और हमारी कंट्री में कुपोषण की प्रॉब्लम से लड़ने के लिए सुपर फूड काफी हेल्प करेगा। तो एक आप ध्यान में रखिएगा, इसके अंदर एक फैक्टर हम लोग को देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं कोलेरा ग्रोथ फैक्टर, राइट। कोलेरा ग्रोथ फैक्टर, CGF। तो इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन और एमिनो एसिड हम लोग को देखने को मिलता है। इसके अंदर पेप्टाइड्स, एमिनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, राइट, पॉलीसेचराइड्स, ग्लाइकोप्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये पूरी चीज इसके अंदर जो है वो अवेलेबल होती है। और ये बेसिकली एक सुपर फूड के तौर पर हम लोग को जो है वो नजर आता है, और उसके काफी सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं, स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छा होता है, रिच होता है। और इसका प्रोडक्शन की बात करें तो देखो, एक कोलेरा सोरो किनियानिया एक हम लोग को देखने को मिलता है, एक प्रकार की एल्गी है जो जो कि बेसिकली काफी रिच होती है न्यूट्रिशन में। तो ये एक सुपर फूड के तौर पर हम लोग को देखने को मिलती है, जिस चीज को हाईलाइट किया अभी CSIR IICT के द्वारा, ठीक है। अब नेक्स्ट बस इतना ही है इसके अंदर, और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर। ये सस्टेनेबल प्रैक्टिस है। एक माइक्रो एल्गी होती है और एक मैक्रो एल्गी होती है। मैक्रो एल्गी मतलब बड़ी एल्गी, मतलब सीवीड्स जिसको आप जो है वो कह सकते हो, और माइक्रो मतलब बहुत छोटी हम लोग को देखने को मिलती है। और ये स्टडी ने माइक्रो एल्गी को जो है वो हाईलाइट किया है। बस अब मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, नीचे कमेंट बॉक्स पर आंसर लिखकर बताओ, बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, कौन सी राज्य में है, कौन से स्टेट में है? अभी के भी नीचे कमेंट बॉक्स पर आंसर लिखकर बताओ। तो बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्टैब्लिश हुई थी 1988 में, और कुमाऊं हिमालय की बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए इसको लाया गया था, उसको संरक्षित करने के लिए लाया गया था, राइट। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा, जो हिमालय, कुमाऊं हिमालय जो है, उसकी जो जैव विविधता है, उसके संरक्षण के उद्देश्य के लिए इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बनवाया गया था। और ये समर कैपिटल चंद डायनेस्टी की हुआ करती थी, राइट। और इसका नाम रखा गया था बिनेश्वर महादेव मंदिर के नाम पर। और इसके अलावा हम लोग को देखने को मिलता है कि ये सेंचुरी के अंदर ज्यादातर आपको, अब देखो हिमालय में ये सेंचुरी है तो पाइन हम लोग को देखने को मिलेगा, पाइन के झाड़ हम लोग को जो है वो देखने को मिलेंगे, और ओक के झाड़ हम लोग को देखने को मिलेंगे, ना कि दियोदार वगैरह के झाड़। आगे की चर्चा करें, अब देखो इसको काला अजर कहते हैं, विसरल लेशमेनियासिस, राइट। विसरल लेशमेनियासिस जो होता है उसको, उसका एक और नाम है काला अजर, जो मच्छर के काटने से जो होता है बेसिकली। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक नया फ्रेमवर्क आता है, एक नया ढांचा आता है VL इरेडिकेशन के लिए, VL को खत्म करने के लिए ईस्टर्न अफ्रीका से, राइट। और इस पर ये वेक्टर मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी जो है वो बना रहे हैं, यानी कि जो ये मच्छर वगैरह जो होते हैं उनको मैनेज करने की स्ट्रेटेजी जो है वो लेकर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि बांग्लादेश जो थी वो पहली कंट्री थी साउथ एशिया के अंदर जिसने पूरी तरह से ये काला अजर की प्रॉब्लम को खत्म कर दिया था 2023 में। इवन इंडिया के अंदर भी 2023 के हमने काला अजर को खत्म करने के टारगेट को अचीव कर लिया है। तो ये फैक्ट है काला अजर से रिलेटेड, जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, एक मेंस के परस्पेक्टिव से आपके लिए एक क्वेश्चन है, जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन बिल से रिलेटेड। तो सबसे पहले आप इस बिल के बारे में जो है वो पढ़ेंगे, और फिर उसके ऑब्जेक्टिव, उसके फीचर्स, और उसका क्या इंपैक्ट है शासन के ऊपर, ट्रांसपेरेंसी के ऊपर और अकाउंटेबिलिटी के ऊपर। तो इसको आपको मेंशन करना है कि मुख्य उद्देश्य, मुख्य प्रावधान और भारत में शासन पारदर्शिता और जवाबदेही पर यह किस प्रकार से हेल्प करेगा, उसको प्रॉपर एनालाइज करना है 150 वर्ड्स में। तो ये आपका आज का टास्क है, इस पर थोड़ी सी मेहनत करो और आंसर लिखने की कोशिश करो। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक आज का, और आप मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।